हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जल्दी से आ जाइए, सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। जो बच्चे पहले से कनेक्टेड हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बातें कर रही हूँ और कौन से क्वेश्चन पे हम लाई कर रहे हैं, राइट। प्रीवियस वीडियोज़ अगर किसी बच्चे ने वॉच नहीं किए हैं और जो बच्चे नए कनेक्ट हुए हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आने वाली हर एक वीडियो, हर एक सेगमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपका ये 50 मार्क्स का पेपर है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। काफ़ी स्कोरिंग है, अगर आप इसमें अच्छी मेहनत करते हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। 46, 47, 48 तक आपका स्कोर हो जाएगा अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो। चलिए फिर जल्दी से आइए, सभी बच्चे हो जाइए कनेक्ट और जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, करिए जल्दी शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं, 30 तक के हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कवर। 31 क्वेश्चन से हम करेंगे स्टार्ट। आपकी ये जो राजन की सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ, देख लेना आप, एग्ज़ाम आपका तब होगा, इस बात को कहीं मार्क कर लीजिए कि आपका जो पूरा पेपर होगा ऑलमोस्ट 90% से भी ऊपर आपका पेपर यहीं से लगेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप इसी सोर्स से पढ़िए, मेरे चैनल से पढ़िए, आपकी अपनी इच्छा है, अपनी चॉइस है। आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, किसी नोट से या कॉलेज जाके पढ़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन राजन की सीरीज़ ज़रूर लगाइए। आपको एक आइडिया लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, और आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं उतने ज़्यादा आपका माइंड शार्प होता जाता है, राइट। चलिए फिर विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31, संश्लेषण और विश्लेषण विधि को समझाकर बताइए। अब देखो, संश्लेषण विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह, फिर उसके एक एक सेगमेंट को उठा के उसकी वास्तविक स्थिति का क्या करते हैं, पता लगाते हैं, राइट। विश्लेषण इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें हम विभिन्न घटकों को विभक्त कर लेते हैं, फिर एक एक समस्या का समाधान करते हैं। इसमें हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन हम चीज़ों को एक एक चीज़ उठा के उसका क्या करते हैं, समाधान करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। अब खेल विधि पर आधारित के लिए 2 शिक्षण विधियाँ पूछी हैं इसमें। तो सबसे पहली तो है एक डाल्टन योजना है, जो कि किसने दी थी, हेलेन पार्कहर्स्ट ने। किसने दी है, हेलेन पार्कहर्स्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है फिर, इस पद्धति में बालकों को उनकी कार्य क्षमताओं के अनुसार बांट दिया जाता है। बच्चे की जो एबिलिटी है, जो उसका लेवल है, उसके अनुसार बच्चों को बांट दिया जाता है। और बालकों का समय सारणी और परीक्षा का इसमें कोई भी बंधन नहीं होता, ना तो टाइम की कोई बाउंडेशन होती है, ना ही एग्जामिनेशन का कोई प्रेशर होता है, राइट। नेक्स्ट है फिर मॉन्टेसरी मेथड है, ये भी अच्छा मेथड है बच्चों के शिक्षण के लिए। इस पद्धति का जो जन्मदाता है वो मारिया मॉन्टेसरी है, ठीक है, ये फीमेल है। और मॉन्टेसरी ने बच्चों को अनेक वस्तुएं खेलने को देने की बात कही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने की वस्तु दी जाए, जिससे बच्चा जो है वो खेल खेल में चीज़ों को सीखे, राइट। इससे बच्चा क्या होगा, बोर नहीं होगा, आप भी उसे इफेक्टिव तरीके से सिखा पाएंगे और वो खेल खेल में सीख भी जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 33, शिक्षण की नवीन विधाओं के अंतर्गत वार्तालाप प्रणाली से आप क्या समझते हैं। अब देखो, वार्तालाप क्या होता है, बातचीत करना, ठीक है। तो वार्तालाप प्रणाली से शिक्षण कार्य प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी है, परंतु छोटी आयु के वर्गों के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वार्तालाप करना, बच्चे से बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। वार्तालाप में देखो बहुत सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। एक तो बच्चे के बीच में सहज और सामान्य वातावरण बनाना, उसके बीच में ऐसा जनरल एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि उसको कुछ अजीब ना लगे, राइट, जिससे कि वो अपनी बातों को कहने में संकोच ना करें, शर्म ना करें या शर्माए नहीं, बच्चा डरे नहीं आपसे। इस तरह का आपको ये कह दो मदर बिहेव करना है छोटे बच्चे से। आप जैसे अपने घर में बिहेव करते हैं वैसे ही आपको एज अ टीचर करना है,
ताकि बच्चा आपके सामने अपनी बात को रख सके, अपनी प्रॉब्लम को रख सके, अपनी डाउट को क्लियर कर सके। बच्चे को स्वतंत्र अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देनी है। जैसे कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मतलब है बच्चा फ्री महसूस करे। मतलब वो कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है और आप उसको डांट देते हैं, दबा देते हैं, तो वो क्या करेगा बेचारा, अगली बार पूछ ही नहीं पाएगा, नहीं पूछ पाएगा बिल्कुल भी, है ना। तो इस तरह की जो टीचर हैं, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन उनको टीचर कहलाने का कोई औचित्य नहीं है कि जो बच्चे को डांटते हैं, दबाते हैं, राइट। अगर आपको सपोज़ दैट आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि बेटा मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगी या बताऊँगा। बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप बच्चे को दबा रहे हैं, उसकी क्वेश्चनिंग को दबा रहे हैं। अगली बार वो क्वेश्चन ही नहीं लेके आएगा, प्रॉब्लम ही नहीं लाएगा आपके पास। और प्रॉब्लम नहीं लाएगा ना बच्चा, तो क्या होगा, अगर प्रॉब्लम नहीं ला रहा बच्चा, इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहा है, और पढ़ेगा नहीं तो परफॉर्मेंस ज़ीरो होती जाएगी, और बच्चे के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस पर भी फ़र्क पड़ेगा, आप भी एक अच्छे टीचर नहीं कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, दक्षता आधारित शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो दक्षता आधारित शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से TLM का प्रयोग करके बच्चों में दक्षताओं का विकास करता है, उनमें अच्छी चीज़ें डेवलप करता है, ठीक है, उनमें एफिशिएंसी लेके आता है TLM के थ्रू। दक्षता आधारित शिक्षण का अभिप्राय बच्चे की दक्षता पर न्यूनतम अधिगम की संप्राप्ति करना है, जिससे छात्रों की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। गणित में बालकों की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी बातें टीचर को बतानी चाहिए। एक तो क्या कि संख्याओं की धारणा, दूसरा संख्याओं की पहचान, तीसरा संख्याओं को लिखना, संख्याओं को लिखने का सही क्रम, और भाषा की दक्षता इस प्रकार है। भाषा की दक्षता कैसी होती है, सबसे पहले सुनना। भाषा अगर सिखानी है आपको तो बच्चे को सबसे पहले क्या आना चाहिए, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना आना चाहिए। ये आपका सीक्वेंस है भाषा या लैंग्वेज सिखाने का। क्लियर। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है सब कुछ, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ज़रूर। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कोई चीज़ ऐसी हो कि आपको ना समझ में आ रही हो। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करती हूँ एक एक पॉइंट, और इवन बाईलिंगुअली भी आपको समझाती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है उस चीज़ में, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुन लो भाई इंग्लिश वालों, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे एनी टाइम ये कह दो कि हाँ किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। किसी भी टाइम आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपनी क्वेरी पूछिए। कोई वर्ड ऐसा है कि आपको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम कर रहा है तो भी आप, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे ज़रूर कि DLED में आपको इंग्लिश का यूज़ एग्ज़ाम में नहीं करना, वहाँ पे आपको प्योर हिंदी ही लिखनी है, नहीं तो आपके क्या होंगे, मार्क्स जो हैं वो कट हो जाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षण विधि में प्रयुक्त कहानी कथन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। अब देखो जो कहानी विधि है वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है ना, पुराने टाइम से ही चली आ रही है। स्टोरी जैसे कि आपके दादा दादी नाना नानी स्टोरी आपको सुनाया करते थे, याद कीजिए आप लोग। कहानी से क्या होता है, जो विषय सामग्री है वो सरल और रुचिकर हो जाती है ना। आपको क्या होता है, अगर मैं स्टोरी के फॉर्म में आपको कोई चीज़ समझाऊंगी तो आपको क्या लगेगा, वो कंटेंट बहुत ईजी लगेगा, आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे। सॉरी। और कभी कभी तो क्या होता है, आप देखना बच्चों को स्टोरी सुना के वो बहुत ही ध्यान से, जैसे कि उन्हें कोई मूवी दिखाई जा रही हो, इस कदर वो चुप बैठ जाते हैं बिल्कुल, है ना, और वो चीज़ें उन्हें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो कहानी प्रणाली से बच्चों में कल्पना शक्ति विकसित की जा सकती है, उनकी इमेजिनेशन पावर का विकास हो सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कहानी प्रणाली का महत्व निम्नवत है। सबसे पहला तो कि बच्चों को लिखने और पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जब आप उसको कहानी सिखाएंगे तो वो लिखना और पढ़ना चाहेगा, और बच्चे में ध्यान केंद्रित करने की आदत विकसित हो जाती है। उसका जो फोकस है वो फोकस करने लगता है बच्चा जब आप उसको कहानी सुनाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए, और संप्रेषण की प्रभावशीलता किन किन तरीकों पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात संप्रेषण में बता चुकी हूँ वैसे, लेकिन फिर से बता देती हूँ। संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। उसको प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं तो संप्रेषण का स्रोत, कि किस सोर्स से आपको संप्रेषण हो रहा है, किस सोर्स के थ्रू कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, संप्रेषण की सामग्री, संप्रेषण का माध्यम क्या है, और प्राप्तकर्ताओं की गुणवत्ता क्या है, और वातावरण जन्य परिस्थितियाँ क्या हैं। सपोज दैट अगर वातावरण आपके अनुकूल है, वहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर लाइटनिंग सब कुछ है, आप कंफर्टेबली बैठ के अपनी बात दूसरे की बातों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये होता है
कह दूँ कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रभावी संप्रेषण। और अगर बातों को सही से नहीं समझ पा रहे हैं, ज़्यादा ठंडा वातावरण है, गर्मी है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बरसात है, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, है ना, या फिर लैंग्वेज जो यूज़ कर रहा है, जो आपको सेंडर जो है, जो आपको प्रेषक बोलते हैं, हाँ हिंदी में, जो प्रेषक है अपनी बातों को सही से नहीं बता पा रहा है या आप उसकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो भी क्या होगा, प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, बहु कक्षा शिक्षण क्या है, शिक्षा में इसकी उपयोगिता बताइए। देखो जो बहु कक्षा शिक्षण है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। हाँ, वेरी शॉर्ट में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और पहले भी मैं इसको बता चुकी हूँ। देखो मेनली इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारी क्लासेस को मर्ज करके एक साथ पढ़ाना, ठीक है। अब इसमें पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 16 में, 18 में और 17 में, ठीक है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते संसाधनों के परिणाम स्वरूप बहु कक्षा पद्धति का जन्म हुआ है। बहु कक्षा शिक्षा पद्धति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक शिक्षक एक कक्षा को ना पढ़ाकर बल्कि कई कक्षाओं को एक साथ देखता है। जैसे कि आप सपोज दैट आप 3rd 4th 5th को एक साथ बिठा देते हैं, अगर टीचर्स की कमी है और आप एक सिंगल टीचर उनको पढ़ाता है, तो ये कहलाता है बहु कक्षा शिक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्यालय में आज भी शिक्षकों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर टीचर अगर कम है ग्रामीण इलाकों में तो यही चीज़ें की जाती हैं। अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में 1 या 2 शिक्षक होते हैं। सन 1986 में हुए सर्वे के अनुसार 2870 प्राथमिक विद्यालयों में 1 शिक्षक तथा 32% प्राथमिक विद्यालयों में 2 शिक्षक नियुक्त हुए थे। अब आप देख लीजिए रेशो लगा के कि शिक्षकों की स्थिति कैसी है इसमें। आज शिक्षा का प्रचार प्रसार होने से नवीन शिक्षण पद्धति बहु कक्षा शिक्षण का विकास हुआ है। तो बहु कक्षा शिक्षण में शिक्षण द्वारा छात्रों के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। बच्चों का बिहेव जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उनके व्यवहार की मंद गति का पता लगाया जाता है। साक्षात्कार से भी बच्चे की विभिन्न कठिनाइयों का पता लगाया जा सकता है। साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू, ठीक है, जिसमें आमने सामने टीचर और स्टूडेंट या फिर जो इंटरव्यूवी है वो बैठ जाता है। इंटरव्यूवी कौन होता है, इंटरव्यू देने वाला, और इंटरव्यूअर कौन होता है, जो इंटरव्यू लेता है। तो साक्षात्कार के थ्रू भी बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए शिक्षक को बालक से आत्मीयता प्राप्त करनी होगी ताकि वो उससे खुलकर बात कर सके, ठीक है। शिक्षक को क्या होगा, बच्चे से फैमिलियर होना होगा ताकि बच्चा अपनी बातों को बिना डरे खुल के कह सके। अब बहुकक्षा शिक्षण की बहुत सारी विशेषताएं भी हैं। एक तो अध्यापक का कार्यभार बढ़ जाता है, कार्यभार तो बढ़ता ही है अगर उनको कई सारी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना है तो। नेक्स्ट है फिर कि शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण के लिए प्रशिक्षण ना देना, है ना, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। शिक्षकों द्वारा सभी विषयों पर समान ध्यान न दे पाना। अब एक बात बताइए, आप कई सारी क्लासेस एक साथ बैठी है तो शिक्षक किस किस पर ध्यान दे पाएगा। कक्ष में अनुशासनहीनता बनी रहती है, डिसिप्लिन प्रॉपर नहीं हो पाता है। कक्ष में शिक्षण उपकरणों का अभाव। आप जो टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है इतनी लंबी क्लास है, सबसे जो बैक बेंचर बच्चा है सबसे पीछे बैठा है, उसको वो चीज़ ढंग से ना सुनाई दे रही हो या ना दिखाई दे रही हो, ये चीज़ें, ये भी प्रॉब्लम बनती है। छात्रों को समझाने में सफल ना हो पाना। शिक्षक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। बिल्कुल, जब इतनी बड़ी क्लास होती है तो मॉनिटर ज़रूर बनाना पड़ता है शिक्षक को। और शिक्षक कक्षा में उपस्थित समस्त छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाता। बिल्कुल, क्या होता है, आपने देखा होगा अपने आसपास, आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या आपने कभी टीचिंग की है तो आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा फ्यूचर में या अभी भी अगर कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जो पेरेंट्स लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि टीचर हमारे बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, राइट। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं बिल्कुल भी कि इतनी बड़ी क्लास है, मान लीजिए आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं और एक सिंगल टीचर है, तो क्या टीचर 30 बच्चों पर इंडिविजुअली एक एक करके ध्यान दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा, गारंटेड। और अगर वो ऐसा करता है तो वो टीचर को संभाल नहीं पाएगा। तो पेरेंट्स इस बात को समझते नहीं हैं, उनको यही लगता है कि मेरे बच्चे को या मेरी बच्ची को ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा है, टीचर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें टीचर की मिस्टेक नहीं होती है। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, राइट। तो उनको ये बात अपने जो मैं बता रही हूँ, अपनी बातें उन तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए, उनको समझाइए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं पर टीचर की भी गलती हो सकती है, मैं सब
सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ओवरऑल कहीं कहीं पर क्या होता है, टीचर स्पेशली नहीं ध्यान देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो थोड़ा आपको अगर जितना टाइम है आप फोकस कर पा रहे हैं तो करिए, ठीक है। मेनली आपको सारी क्लास को लेकर चलना होता है, टीचर पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 38। पुनर्बलन कौशल का क्या अर्थ है? अब देखो, पुनर्बलन मतलब होता है रीइंफोर्समेंट देना, है ना। बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है उसको शाबाशी देना, उसको एक्सीलेंट बोलना, उसको वेल डन बोलना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके बच्चे का मनोबल बढ़ाना। तो पुनर्बलन का तात्पर्य स्किनर ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि अध्यापक द्वारा विद्यालय कक्षा में छात्र की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना, बच्चे को अपना सिर हिलाकर प्रोत्साहित करना, बच्चे को शाब्दिक पुनर्बलन देना। शाब्दिक मतलब जो मैंने आपको अभी बताया है, बच्चे को शाबाश वगैरह बोलना, ठीक है, उसको एक्सीलेंट बोलना, इस तरीके का। वो बच्चे की पीठ थपथपाना। पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिक्रिया के बाद उस किसी उद्दीपन को प्रस्तुत करने पर शिक्षकों के बोलने का प्रतिक्रिया बल बढ़ जाता है। अब देखो, शिक्षण में पुनर्बलन का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी एजुकेशन में। सबसे पहला है कि शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग करने से छात्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और शिक्षण कार्य में विशेष रुचि लेते हैं। ऐसे पुनर्बलन का छात्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है जिससे वो प्रोत्साहित रहते हैं। आप अपने स्टूडेंट के साथ करके देखिएगा, आप उसको कोई वो अच्छा वर्क करके लाता है, आप उसको शाबाशी देते हैं, उसको रिवॉर्ड करते हैं, तो बच्चा और ज़्यादा उस चीज़ की तरफ बढ़ने लगेगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगेगा, राइट। नेक्स्ट है फिर हमारा पॉइंट कि पुनर्बलन का संबंध छात्रों के कक्षागत क्रियाकलापों से सीधा होता है। उन्हें पुनः प्रेरित करने की शिक्षक को कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है सकारात्मक पुनर्बलन से अध्यापक और छात्र के बीच में मैत्री भाव, ठीक है, फ्रेंडली नेचर का क्या होता है, डेवलपमेंट। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है हमारा, शिक्षकों का छात्रों को आशा भरी दृष्टि से देखना, प्रसन्न भावाभिव्यक्ति जैसे सकारात्मक संकेतों के प्रयोग से छात्र उत्साहित रहते हैं, जिसका शिक्षण में विशेष महत्व होता है। पुनर्बलन से छात्रों में शिक्षक के प्रति या शिक्षण के प्रति विशेष उत्साह जागृत रहता है और उन्हें सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो ये सारी बातें हुई हैं पुनर्बलन की, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं मैं आप सभी को, ये जो आपका टाइम चल रहा है, अब आपकी टीपी भी मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट बच्चों की लग गई होगी या लगने वाली होगी। किसी को टीपी के बारे में कुछ पूछना है या फिर कोई और क्वेरी है, फाइल्स के बारे में, असाइनमेंट के बारे में कुछ पूछना है, क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किसी भी टाइम। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अब देखो, संविधान की धारा 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने की योजना है। ये क्वेश्चन स्पेशली ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी धारा के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु को निःशुल्क शिक्षा देने को कहा है। क्लियर। और ये बहुत बच्चे होते हैं, देखो सबको नहीं कहूँगी, लेकिन ये बच्चे बोलते हैं हिंदी में 45 नहीं होता है, वो 45 होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताती चलूँगी, उनको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कहा गया है कि सब पढ़ें। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि यह एक प्रजातांत्रिक देश के लिए आवश्यक माना जाता है ताकि सभी शिक्षित हों, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर हम लाई कर रहे हैं। भाई सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके, हमें भी मोटिवेशन मिलती है, तब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। और अगर कोई भी इवन एक भी सिंगल बच्चा ऐसा है, वैसे मुझे नहीं लगता है आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अभी जो बच्चे नए कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, वो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए ताकि आपकी खुद की भी हेल्प हो सके और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है, तब आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। अब देखो, जो मॉन्टेसरी मेथड है ये दिया किसने है? मारिया मॉन्टेसरी ने, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, शिक्षा की वैज्ञानिक भावना पर बल दिया गया है। मारिया मॉन्टेसरी ने निरीक्षण, अनुभव, प्रयोग के आधार पर इस पद्धति का निर्माण किया। उनका मानना था कि लिखना पढ़ना सिखाने की पद्धतियाँ बिल्कुल नई हैं। उन्होंने पहली बार लिखना सिखाने की प्रक्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया।
उन्होंने बताया कि बच्चे को किस तरीके से बैठना है, तो वो पढ़ता है, पढ़ते समय उसको किस तरीके से पेंसिल पकड़नी है। ये सब चीज़ें मारिया मोंटेसरी ने बहुत चीज़ें बताई हैं, ठीक है, एजुकेशन में। नेक्स्ट है फिर मारिया मोंटेसरी द्वारा अनुमोदित ज्ञानेंद्रिय शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल है। जो इन्होंने ज्ञानेंद्रिय शिक्षण दिया है, सेंस ऑर्गन बेस्ड टीचिंग बताई है, वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बिल्कुल अनुकूल है, ठीक है, बच्चे के डेवलपमेंट के अनुकूल है, बच्चों की इंटरेस्ट के अनुकूल है, राइट। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करिए, ठीक है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। वैसे मुझे नहीं लगता है कि ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल एक्सप्लेन करने की, राइट। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। अगर किसी क्वेश्चन की मुझे लगता है लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है उसमें, तो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको मैक्सिमम आपका 2 मार्क्स का होता है क्वेश्चन। फिर से बता रही हूँ, उसमें आपको 5 से 6 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखना है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। नंबर आपको 2 ही मिलने हैं एट लास्ट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।